बजट 2025 12.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, लेकिन शर्तें लागू। सरकार 1 लाख करोड़ का घाटा उठाकर बड़ा टारगेट पूरा कर रही है। काफी एनालिसिस करने के बाद में सामने आया है वित्त मंत्री का 1 घंटे 17 मिनट लंबा बजट भाषण और करीब 50 लाख करोड़ रुपए का बजट। आम लोगों के लिए इसे पूरी तरह समझना बेहद मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमने काफी रिसर्च के बाद में इसको 8 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन शर्तें लागू। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को वो तो मोती ही मिल गया। 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री, लेकिन इसमें भी शर्तें 2 लागू होंगी। ये बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजिम वालों के लिए हुआ है, यानी जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम चुनी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये फायदा खास तौर पर उन्हें मिलेगा जिनकी इनकम सैलरी से आती है। अगर आपने कैपिटल गेन किया है, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, घर की खरीद फरोख्त की और उस पर टैक्स की देनदारी है, तो ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। नई टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा को 12.75 लाख तक जीरो टैक्स। पुराने स्लैब में 3 लाख तक 0% था टैक्स, और नई टैक्स स्लैब में 0 से 4 लाख तक 0%। उसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट आता है 3 लाख से 7 लाख, जो पुराने स्लैब था उसमें 5% टैक्स था, और जो न्यू स्लैब है उसमें 4 लाख से 8 लाख तक 5% है। पुराने स्लैब में 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स, पुराने स्लैब में 10 लाख से 12 लाख तक 15%, पुराने में 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ज्यादा 30%। और नए स्लैब में हमने 4 से 8 तक बता दिया 5%, उसके बाद 8 से 12 तक 10%, और 12 से 16 तक 15%, और 16 से 20 20%, और 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देगी। इन आंकड़ों को देखने के बाद मन में यह सवाल उठ सकता है कि अगर 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर 4 से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 5 से 10% टैक्स का प्रावधान क्यों है? इसे आसान भाषा में समझे तो पहले 7 लाख तक की आय पर 87A के तहत जो छूट मिलती थी उसकी लिमिट बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। पॉइंट नंबर 2, सरकार को डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। इनकम टैक्स पर हुए ऐलान के बाद केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में 2600 करोड़ रुपए की रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। हालांकि इनमें से एक बड़ा हिस्सा वापस सरकार के पास जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर टैक्स में बदलाव से आपके 10,000 रुपए बचे, इनमें से अपने 8,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी जैसी चीजों से इसका एक हिस्सा वापस सरकार के पास पहुंच जाएगा, इसलिए सरकार को बहुत नुकसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो ज्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। देश में 85% लोग 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों के पास पैसे बचेंगे और लोग यह पैसा दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे। इससे एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट और दूसरी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। यह बजट ऐसा है जिसमें कंजप्शन लेड ग्रोथ, यानी उपभोग के जरिए विकास को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए आपको एक छोटा सा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत समझना होगा, जिसको कहते हैं
वर्टियस साइकिल यानी सूचक्र। इसका सार यही है कि एक अच्छी चीज से दूसरी अच्छी चीज शुरू होती है। इनकम टैक्स में बदलाव से लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आएंगे। अब इस पैसे का यदि आप एक हिस्सा भी खर्च करते हैं तो इससे कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के मौके बनेंगे। रोजगार के मौके बनेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगी। इसी को अर्थशास्त्र में सूचक्र यानी वर्टियस साइकिल कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 से समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम खत्म करने के संकेत। इस बार के बजट में पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने इस बारे में संसद में कोई चर्चा भी नहीं की। पुराने टैक्स रिजिम में सेक्शन 80C के तहत छूट और बाकी डिडक्शन है, लेकिन आज के ऐलान के बाद न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा प्रभावी लग रही है। ओल्ड टैक्स रिजिम को लिटरली मौत का इंजेक्शन दे दिया है। जिन लोगों HRA वगैरह ज्यादा मिलता है उनको ओल्ड टैक्स रिजिम में फायदा मिलेगा, वरना 98% से 99% लोग न्यू टैक्स रिजिम में आ जाएंगे। आने वाले न्यू इनकम टैक्स बिल में यह हो सकता है कि पुराने टैक्स को खत्म करने के लिए कोई समय सीमा दे दी जाए, चाहे वो 2, 3 या 4 साल की हो। सरकार की मंशा साफ है कि अगर टैक्स व्यवस्था एक ही होगी, वो भी न्यू टैक्स रिजिम। पॉइंट नंबर 5 से समझते हैं इनकम टैक्स के अलावा भी 2 बड़ी घोषणाएं हुई, TDS और TCS। इनकम टैक्स के अलावा 2 और महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। धारा 194A के तहत सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर TDS लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अन्य लोगों के लिए इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि TDS के जरिए जो पैसा चला जाया करता था और साथ ही साथ आपका इनकम टैक्स भले ही न बनता हो, पर रिफंड पाने के लिए जो आप रिटर्न दाखिल करते थे उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ आपके लिए रिटर्न आसान हो गया और दूसरी तरफ आपके हाथ में पैसे आएंगे। पॉइंट नंबर 6 सरकार ने कृषि को सेक्टर ऑफ फ्यूचर माना, कई बड़े ऐलान किए। एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। इकोनॉमी सर्वे को देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का क्षेत्र कहा गया। सरकार ने दाल के लिए मिशन लॉन्च करने की बात कही। यह बहुत जरूरी है क्योंकि देश में दाल और सरसों तेल बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किए जाते हैं। आने वाले समय में किसान धान गेहूं के बाद इन फसलों को पैदावार बढ़ाने पर जोर देंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसका फायदा 7.7 करोड़ किसानों को सीधा मिलेगा। बिहार में इस साल चुनाव है, इसलिए बाकी राज्यों से ज्यादा मिला। बिहार के लिए बजट ज्यादा सुविधाजनक रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बजट में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना IIT का विस्तार, मखाना के लिए अलग से बोर्ड बनाना और मिथिलांचल में बाढ़ से निपटने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। साथ ही केंद्र राज्य में एक ही सरकार है, इस कारण पहले ही उम्मीद थी कि बिहार के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। पूंजीगत खर्च पॉइंट नंबर 8 पूंजीगत खर्च उम्मीद के मुताबिक नहीं, ये निराशजनक। इस बार के बजट का फोकस कंजप्शन लेड ग्रोथ है, इसलिए पूंजीगत खर्च में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही। ये विकास की जरूरतों के हिसाब से कम है। ऐसा लगता है कि सरकार ने ज्यादातर ध्यान ये दिया है कि अगर अभी खपत बढ़ जाएगी तो उससे आगे पूंजीगत खर्च बढ़ाने का रास्ता मिल जाएगा। तो ये फुल बजट को समझने के लिए 8 हमने पॉइंट की बनाए थे। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या लगा, इसमें क्या सही है और क्या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।